हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। हम लोग आज सीडीपी की चौथी क्लास को पढ़ने वाले हैं। सीटेट एग्ज़ाम में जितनी भी सीडीपी आती है, मैंने बोला था 6 क्लासों में पूरी सीडीपी समाप्त करेंगे। आज की चौथी क्लास है। जिन लोगों ने 3 क्लासें नहीं देखी हैं, जाइए देखिए, जा कर के पढ़ी हुई हैं ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स यूट्यूब चैनल पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा। और इसमें मैंने बोला था कि पूरा सीडीपी, जितना भी सीटेट एग्ज़ाम में सीडीपी आता है, 6 वीडियो में पूरा कंप्लीट करवाएंगे। बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। 6 क्या 5 क्लासों में ही पूरा सीडीपी कवर हो जाएगा। और जो छठी क्लास आएगी उसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से। जो भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होंगे उन सभी क्वेश्चनों को छठी क्लास में मैं करवाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी चौथी क्लास को। देखिएगा इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आएंगे, तो इसको पढ़ना ना भूलें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020। देखिएगा एनईपी 2020 क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि एनईपी 2020, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। देखिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए नई शिक्षा नीति के 34 साल बाद बदलाव किए गए हैं। कितने साल बाद? 34 साल बाद बदलाव किए गए हैं। याद रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए नई शिक्षा नीति के 34 साल बाद बदलाव किए गए हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, नई शिक्षा नीति इसरो के पूर्व चीफ, कौन थे इसरो के पूर्व चीफ? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई। किसकी? नई शिक्षा नीति इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते चलिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ये है जो 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति एनईपी 2020 होगी। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या? एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया। कितना? क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनईपी 2020 के तहत केंद्र और राज्य के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर जीडीपी का कितना परसेंट रखा गया है? तो लक्ष्य रखा गया 6% लक्ष्य रखा गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया, देखिएगा, कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को भी मंजूरी दी गई है। किसको? कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को भी मंजूरी दी गई है। इसको एमएचआरडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या बोलते हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य किया जाएगा। क्या है पॉइंट? देखिएगा, वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य किया जाएगा। याद रखिएगा, बीएड को कितना? 4 वर्षीय किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एमफिल को समाप्त किया गया है। किसको? नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है, पढ़िएगा। अगला पॉइंट देखिए, यह नीति वर्तमान के 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को किसकी स्थान पर है? 10+2 के स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को
के लिए पाठचर्या तथा शिक्षा शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 ये सूत्र आया, यानी कि 10+2 के स्थान पर ये सूत्र दिया गया 5+3+3+4 की नई व्यवस्था करने की बात करती है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। ये 10+2 के स्थान पर ये कौन सी शिक्षा नीति लागू की गई है? 5+3+3+4 ये सूत्र आया है 10+2 के स्थान पर। यहीं से क्वेश्चन पक्का यहाँ से पिछली बार भी आया था और इस बार भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति वर्तमान के 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठचर्या और शिक्षा शास्त्रीय आधार पर 5+3+4 की नई व्यवस्था करने की बात करती है। देखिए 5+3+4 क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5+3+4 है ना, तो पहले 5, तो क्या है 5 है, तो 5 वर्ष जो पहले होंगे, ये 5 वर्ष क्या होंगे, 3 वर्ष जो बच्चा होगा वो आंगनबाड़ी में पढ़ेगा और 2 वर्ष बच्चा कहाँ पढ़ेगा, क्लास 1 और 2 में पढ़ेगा। यानी कि 5 साल पहले कहाँ पढ़ेगा, 3 वर्ष तक आंगनबाड़ी में पढ़ेगा और 2 वर्ष तक बच्चा कहाँ पढ़ेगा, क्लास 1 और 2 में पढ़ेगा। अब देखते हैं 5+3+3, अब देखिए 3 साल तक बच्चा कहाँ पढ़ेगा, 3 साल तक बच्चा पढ़ेगा 3 to 5, यानी कि क्लास 3 to 5 पढ़ेगा। और उसके बाद में अब बच्चा कहाँ पढ़ेगा, फिर 3 आ गया, फिर 3 साल बच्चा कहाँ पढ़ेगा, फिर 3 साल बच्चा पढ़ेगा 6 to 8, क्लास 6 to 8 पढ़ेगा 3 साल तक बच्चा। फिर उसके बाद में 3 हो गया 4, यानी कि लास्ट में क्या बचा 4, यानी कि 4 साल बच्चा कहाँ पढ़ेगा, 9th to 12th, यानी कि क्लास 9th से 12th तक ये पढ़ेगा यहाँ पे सबसे लास्ट में। ठीक है, तो अब देखें इनकी एज देखिएगा, एज भी पूछी जा सकती है। देखिए आंगनबाड़ी में जो बच्चा होगा वो कौन सी एज का होगा, वो 3 से 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी में जो बच्चा पढ़ेगा 3 साल तक, वो 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा पढ़ेगा। और 2 साल तक बच्चा जो क्लास 1 और 2 में पढ़ेगा बच्चा, वो कौन सी एज का होगा, 6 से 8 साल की एज का बच्चा होगा। और देखिएगा जो 3 साल तक बच्चा जो है क्लास 3 to 5 पढ़ेगा, ये कौन सी एज का बच्चा होगा, ये 8 साल से 11 साल तक का बच्चा होगा इसमें। और देखिएगा आगे, अब 3 साल तक बच्चा फिर पढ़ेगा क्लास 6 to 8, ये 6 to 8 होगा जो बच्चा, यहाँ पे एज बच्चे क्या हो जाएगी, 11 से 14 साल तक का बच्चा होगा। तो 3 साल तक कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ेगा। आगे देखिएगा लास्ट में क्या है, लास्ट में 4 साल तक बच्चा कहाँ पढ़ेगा, 9th से 12th तक, 9th से 12th तक जो बच्चा पढ़ेगा उसमें एज क्या होगी, 14 से 18 वर्ष तक होगी। यानी कि 14 से 18 साल तक एज तक का बच्चा जो है ये कहाँ पढ़ेगा, 4 साल तक पढ़ेगा, क्लास 9th से 12th तक पढ़ेगा। तो इस प्रकार की ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई थी। इसका सूत्र जरूर याद रखिएगा, यही पिछली बार भी पूछा गया था, क्या था, 5+3+3+4। ठीक है, ये था इसका फार्मूला। ये किसके स्थान पर आया है, ये 10+2 के स्थान पर आया है। आगे देखिएगा अगला पॉइंट। अब देखिएगा इस नीति के आधार पर सिद्धांत, इस नीति के आधार पर सिद्धांत बताए गए हैं। क्या सिद्धांत बताए गए, देखिएगा, संरचनात्मक समझ पर जोर देना ना कि रटंत पद्धति पर। क्या बोला गया है, संरचनात्मक समझ पर जोर देना ना कि रटंत पद्धति पर, और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर जोर ना देना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में साफ साफ बोला गया है, संरचनात्मक समझ पर जोर देना ना कि रटंत पद्धति पर, और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर जोर ना देना चाहिए। ये बच्चों के लिए बात की गई है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा नॉलेज दिया जाए, अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए, ना कि परीक्षा, ना कि ये बोला गया है परीक्षा को ना देखकर, यानी कि
परीक्षा के लिए ना पढ़ाया जाए, बच्चे को अच्छा ज्ञान दिया जाए, परीक्षा को ना देखकर कि उसको अच्छा ज्ञान देना ही यहाँ पे तो इसकी बात करता है, परीक्षा की बात नहीं कर रहा है कि परीक्षा के लिए पढ़ाई ना कराई जाए, उसको अच्छा नॉलेज दिया जाए, अच्छा ज्ञान दिया जाए। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा, सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एनईपी 2020 के सभी पॉइंट हैं। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, क्या है, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। ठीक, यहाँ भी वही बात की गई है। और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। ठीक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है, छात्रों को प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। छात्रों को प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या पढ़िएगा, बच्चों को शिक्षा का माध्यम कम से कम, बच्चों को शिक्षा का माध्यम कम से कम क्या होना चाहिए, क्लास 5 या क्लास 8 या उससे आगे तक भी घर की भाषा, यानी कि घर की भाषा, मातृभाषा, मदर टंग, स्थानीय भाषा होगी। साफ साफ बोला गया है एनईपी 2020 के तहत कक्षा 5 या कक्षा 8 तक, यानी कि कक्षा 8 तक बच्चे को जो शिक्षा दी जाए वो मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, किसमें, मदर टंग में बच्चे को शिक्षा दी जाए। अगला पॉइंट देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक पहल शुरू की गई है। भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है, देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल है। भारतीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल शुरू की है। ये क्वेश्चन 2021 में सीटेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ये पहल पूछ दी गई थी। इस बात पर बल देती है विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट देखिएगा। कक्षा 6 के लिए क्या बोला गया, कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में कौन सी, शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी आदि को अध्ययन कराया जाए, यानी कि एक भाषा का और ज्ञान कराया जाए और एक भाषा और पढ़ाई जाए। कौन सी क्लास में, कक्षा 6 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी आदि का अध्ययन कराया जाए। आगे देखिएगा, अब देखते हैं समावेशी शिक्षा बराबर सभी के लिए अधिगम। देखिए, अधिगम के बारे में, समावेशी शिक्षा के बारे में, ये सभी एनईपी 2020 ही चल रही है। देखिएगा, एनईपी 2020 के का ही ये भी पॉइंट है। देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पूछा जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब आया है, 2016 में आया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को RPW बोला जाता है। क्या बोला जाता है, RPWD बोला जाता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब आया है, 2016 में आया है। इसको क्या बोला जाता है, RPWD बोला जाता है। इस समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें
ऐसी समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, समावेशी शिक्षा। देखिएगा अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के कैरिकुलम में, राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें जो हैं स्कूल के कैरिकुलम में कमी, लचीलापन और रटंत पर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव किए जाने चाहिए, ये बोला गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये बोला गया है, राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के कैरिकुलम में कमी, लचीलापन और रट कर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव किए जाएं। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, ECCE क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, NEP 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखने और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। किसको? NEP 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखना और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। आगे देखते हैं, अब देखते हैं शिक्षण विधियाँ। NEP 2020 खत्म हो चुकी है, अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ कितनी बताई गई? 11 शिक्षण विधियाँ हैं। 11 ही शिक्षण विधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये पेडागोजी को सॉल्व करने में बहुत मदद करती हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा कौन कौन सी हैं। पहली कौन सी है? आगमन विधि पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बाद में निगमन विधि पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, और कौन सी है? विश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, मारिया मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि और भाषा संसर्ग विधि। 11 शिक्षण विधियां हैं। 11 को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक को शुरू करते हैं। पहली कौन सी? आगमन विधि। आगमन विधि को हेडिंग डालिएगा, आगमन विधि। आगमन विधि को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव मेथड। अब हम लोग पढ़ते हैं इंडक्टिव मेथड क्या होता है। देखिएगा पूछा जाएगा आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक कौन है, तो सीधा मार देना है कौन? अरस्तु हैं। आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक कौन है? अरस्तु हैं। अब देखते हैं आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है? इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों या प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। क्या होता है? इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है? आगमन विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर चलती है। आगमन विधि है जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। आगमन विधि छात्र केंद्रित है। क्या है? आगमन विधि छात्र केंद्रित विधि है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगमन विधि छात्र केंद्रित विधि है। आगे देखिएगा, आगमन विधि विद्यार्थियों को करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। आगमन विधि जो है विद्यार्थियों को करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। आगे देखिएगा, आगमन विधि में तर्क करते हैं। आगमन विधि में तर्क करते हुए देखिएगा, आगमन विधि में तर्क करते हुए बताया गया है यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आगमन में कहा गया है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि जिस चीज़ के बारे में हमको नॉलेज होता है और जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है,
ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि हमको पता है किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ उसको हमको पता है और किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, उस चीज़ के तरफ चलते हैं। ठीक है, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा निगमन विधि। निगमन विधि क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे निगमन विधि। निगमन विधि जो होती है आगमन विधि की बिल्कुल अपोजिट होती है। क्या होती है, आगमन विधि जो होती है ये निगमन विधि जो होती है आगमन विधि के ठीक विपरीत होती है। देखिएगा डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि डिडक्टिव मेथड क्या होता है, देखिएगा निगमन विधि के जनक या प्रतिपादक पूछे जाएं कौन है, अरस्तु हैं। और आगमन विधि के जनक और प्रतिपादक कौन थे, अरस्तु ही थे। ठीक, देखिएगा निगमन विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है और आगमन विधि में क्या होता था, उदाहरण से नियम की ओर चलते थे। और इसमें क्या हो रहा है, नियम से उदाहरण की ओर चला जा रहा है। ठीक, यही निगमन विधि है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। इस विधि में क्या होता है, छात्र क्या होता है, नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। निगमन विधि में क्या होता है, सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। इस विधि में क्या होता है, आगमन विधि में क्या होता था, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते थे। ठीक है, और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते थे और उदाहरण से नियम की ओर चलते थे और मूर्त से अमूर्त की ओर चलते थे आगमन विधि में। और निगमन विधि में क्या है, निगमन विधि में क्या होता है, इसमें चलेंगे सूक्ष्म से स्थूल की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर और नियम से उदाहरण की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। यही है निगमन विधि। ठीक, अगला देखते हैं। अब देखिए इस पर 2-3 और पॉइंट हैं। देखिए क्या है, निगमन विधि में उदाहरण देकर नियमों को समझाया जाता है। क्या होता है, निगमन विधि में उदाहरण देकर नियमों को समझाया जाता है। और निगमन विधि क्या है, ये शिक्षक केंद्रित विधि है। निगमन विधि शिक्षक केंद्रित विधि है और आगमन विधि क्या थी, आगमन विधि बाल केंद्रित थी, यानी कि छात्र केंद्रित थी वो। निगमन विधि में शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। क्या होता है, निगमन विधि में शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि की ठीक विपरीत होती है। अब आगे देखते हैं तीसरी कौन सी है, तीसरी प्रोजेक्ट विधि है। प्रोजेक्ट विधि देखते हैं। प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, पूछा जाए प्रोजेक्ट विधि के जनक और प्रतिपादक कौन है, किलपेट्रिक हैं। कौन है, प्रोजेक्ट विधि के जनक और प्रतिपादक पूछे जाएं तो किलपेट्रिक लगा देना है। देखिएगा प्रोजेक्ट विधि अनुभव केंद्रित है। क्या है, प्रोजेक्ट विधि एक अनुभव केंद्रित है। प्रोजेक्ट विधि बालकों के समाजीकरण पर बल देती है। प्रोजेक्ट विधि है बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। प्रोजेक्ट विधि बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, विद्यार्थी क्या करता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यही प्रोजेक्ट विधि कहलाती है। आगे देखिएगा, प्रोजेक्ट विधि बाल केंद्रित होती है। इसमें क्या होता है, बालक स्वतंत्र होता है, सभी नियम अपनी समस्या अपने आप सुलझाता है, तो इसमें क्या हो जाएगी, बाल केंद्रित हो जाएगी। ठीक है, ये शिक्षक केंद्रित नहीं होगी। प्रोजेक्ट विधि क्या है, बाल केंद्रित है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी सक्रिय और क्रियाशील रहते हैं। विद्यार्थी क्या होते हैं, प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी सक्रिय और क्रियाशील रहते हैं। प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं, इससे आत्मविश्वास भी पैदा होता है। प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी क्या होते हैं, समूह में, यानी कि ज़्यादा, यानी कि झुंड में रहकर कार्य करना सीखते हैं। इससे उनमें क्या होता है, आत्मविश्वास भी जागृत होता है। आगे देखिएगा, अगली कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। नाम से ही देखो लग रहा है डायरेक्ट, कोई भी क्या हो रहा है, डायरेक्ट कोई भी बच्चे को क्या डायरेक्ट सिखाया जा रहा होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, कोई भी प्रत्यक्ष यानी कि सामने ही कोई प्रत्यक्ष का मतलब सामने। ठीक है,
प्रत्यक्ष देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि में बालक को बिना व्याकरण, ठीक है, देखो सीधा बोला गया है, प्रोजेक्ट विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है और भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, समझ गए? आगे देखिएगा, प्रत्यक्ष विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। यही क्या है? यही कौन सी? यही प्रत्यक्ष विधि है, यही डायरेक्ट मेथड है। अगला पॉइंट देखिएगा, इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक है, इससे वह प्राकृतिक रूप से सीख जाते हैं। ठीक है, इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, इससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट दिया गया है, प्रत्यक्ष विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाए प्रत्यक्ष विधि में क्या किसका प्रयोग किया जाता है? श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। और ये प्रत्यक्ष विधि जो होती है ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये अत्यंत उपयोगी होती है। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष विधि जो होती है प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी होती है। अब आगे देखते हैं 5 नंबर पर क्या आता है? विश्लेषण विधि। कौन सी आती है? विश्लेषण विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालिसिस मेथड। क्या बोलते हैं? एनालिसिस मेथड, विश्लेषण विधि। देखिए, एनालिसिस, विश्लेषण का मतलब क्या होता है? इसमें किसी भी समस्या को, कोई भी समस्या आपके सामने आ गई, उस समस्या को क्या करोगे? छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके समस्या को हल किया जाता है। यही विश्लेषण विधि होती है, यही एनालिसिस मेथड होता है। अगर पूछा जाए विश्लेषण विधि के जनक या प्रतिपादक कौन है, तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है, याद रखिएगा। विश्लेषण विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन या समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। ठीक, विश्लेषण विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है, यही विश्लेषण विधि होती है। अब आगे देखते हैं संश्लेषण विधि। देखिए, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि क्या होती हैं? ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती हैं। ठीक है, संश्लेषण विधि जो होती है विश्लेषण विधि की ठीक विपरीत होती है। देखिएगा, संश्लेषण विधि क्या होती है? संश्लेषण विधि में क्या होता है? देखिए, विश्लेषण विधि में क्या होता था? विश्लेषण विधि में होता था कि किसी भी समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर समस्या को हल किया जाता था। ठीक, और संश्लेषण विधि में क्या करेंगे? उसमें क्या करते थे? छोटे छोटे भागों को तोड़ा जाता था, और इसमें क्या करेंगे? वही छोटे छोटे समस्या यानी कि छोटे छोटे भागों को तोड़कर इसमें क्या हो जाता है? सभी को जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या होता है? समस्या को जोड़ करके उसका हल निकाला जाता है, यही होती है संश्लेषण विधि। ठीक है, देखिएगा, सिंथेसिस मेथड क्या होता है? देखिएगा, पूछा जाए संश्लेषण विधि के जनक या प्रतिपादक कौन है? इसके भी जनक या प्रतिपादक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है, याद रखिएगा। देखिए, विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य आरंभ होता है। ठीक है, विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है तथा इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के अन्य छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या को हल किया जाता है। ठीक, मैंने अभी बताया था कि छोटे छोटे भागों को, छोटे छोटी समस्या को जोड़ते हुए और संश्लेषण विधि में हल किया जाता है, यही संश्लेषण विधि होती है। अब आगे देखते हैं, आगे 7 नंबर पे है अनुकरण विधि। अनुकरण का मतलब कॉपी करना, नकल करना। ठीक, किसी चीज को नकल करके या कॉपी करके सीखना ही ये क्या होती है? अनुकरण विधि होती है। सिमुलेशन मेथड। ठीक, सिमुलेशन मेथड क्या होता है? देखिएगा, अनुकरण विधि
इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। कैसे? बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण या नकल करके, कैसे? अनुकरण या नकल करके लिखना, पढ़ना, नवीन कार्य यानी कि रचना करना सीखता है। यही क्या होती है? यही अनुकरण विधि होती है। याद रखिएगा, इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण यानी कि नकल करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। आगे देखिएगा, इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है, फिर उसका अनुकरण करते हैं। फिर क्या करते हैं? बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। याद रखिएगा, इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है, फिर बच्चे उसका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। यही क्या होती है? यही अनुकरण विधि होती है। अब आगे देखिए व्याख्यान विधि, 8 नंबर पे आती है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि क्या होती है? इसमें क्या होता है? शिक्षक क्या करता है? शिक्षक किसी भी मान लिया कि किसी क्लास में पढ़ा रहा है, व्याख्या मतलब कोई पाठ पढ़ा रहा है, कोई लेसन पढ़ा रहा है, तो उस लेसन की क्या कर रहा है? उस लेसन की व्याख्या करते हुए जा रहा है, तो बच्चे ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे हैं, उसके लेक्चर को सुन रहे हैं। यही क्या होती है? व्याख्यान विधि होती है। व्याख्यान विधि में क्या होता है? देखिएगा, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? व्याख्यान विधि में शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है। क्या होती है? इसमें शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। ठीक है, व्याख्यान विधि को शिक्षक केंद्रित विधि माना जाता है। आगे देखिएगा, मारिया मॉन्टेसरी विधि। अगली विधि कौन सी? मारिया मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी विधि क्या है? देखिएगा, मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थी, जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। मारिया मॉन्टेसरी इटली के एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे, जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। देखिएगा, यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह पद्धति है जो मारिया मॉन्टेसरी है, जो 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए लाई जाती है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, मारिया मॉन्टेसरी विधि का विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग में लाई गई। ठीक, याद रखिएगा, मारिया मॉन्टेसरी विधि का विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा के उपयोग में लाई गई। यही मारिया मॉन्टेसरी विधि है। अब देखते हैं अगली कौन सी विधि है? अगली विधि है डाल्टन विधि। याद रखिएगा, कौन सी विधि है? डाल्टन विधि। पूछा जाए डाल्टन विधि के जनक या प्रतिपादक कौन है, तो कुमारी हेलन पारखस्ट है। कौन है? कुमारी हेलन पारखस्ट ने डाल्टन विधि के जनक या प्रतिपादक। अब देखते हैं इसमें क्या है, डाल्टन विधि क्या होती है। डाल्टन विधि में अध्यापक क्या करता है? एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य यानी कि असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। यही डाल्टन विधि होती है। डाल्टन विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ समय यानी कि कुछ निर्धारित कार्य यानी कि असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। यही डाल्टन विधि होती है।
अगली विधि कौन सी है? अगली विधि है भाषा संसर्ग विधि। लास्ट विधि है भाषा संसर्ग विधि, याद रखिएगा। भाषा संसर्ग विधि जो होती है ये व्याकरण से संबंधित होती है। किससे? भाषा संसर्ग विधि है जो भाषा संसर्ग विधि जो होती है ये व्याकरण से संबंधित होती है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण शिक्षण की विधि है। कैसी है? व्याकरण शिक्षण की विधि मैंने बोला था। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। कैसे? इस विधि में व्याकरण रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, यही भाषा संसर्ग विधि होती है। अगला पॉइंट देखिएगा, प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में लाई जाती है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह विधि काम में लाई जाती है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है, भाषा संसर्ग विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। भाषा संसर्ग विधि से क्या होता है? व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, याद रखना है। अब देखते हैं सिद्धांत। सिद्धांत पढ़ते हैं। सिद्धांत, पहला सिद्धांत कौन सा? थॉर्नडाइक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ है आज तक जिसमें थॉर्नडाइक के क्वेश्चन ना आते हों। ठीक, थॉर्नडाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थॉर्नडाइक को हम लोग पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत कौन सा होगा? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। देखिएगा पहला पॉइंट देखिएगा, पहले हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए जितने भी इसमें पॉइंट बनेंगे उन सभी पॉइंटों को देखते हुए चलेंगे, फिर इनकी जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। पूरा थॉर्नडाइक अभी 5 मिनट में पूरा 5 से 6 मिनट में पूरा थॉर्नडाइक कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के? थॉर्नडाइक हैं जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है, याद रखिएगा। थॉर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक है। क्या है? क्वेश्चन आता है, थॉर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक हैं। थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार पूछा गया है। थॉर्नडाइक क्या है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मनोविज्ञान के अधिगम में सबसे पहले नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए। यही क्या है, किसने दिए हैं? मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए। इसी से ये क्वेश्चन बना है। देखिएगा इसी से ये क्वेश्चन बना है। थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, किसके अनुसार हैं? देखिएगा ये पहले नियम किसने दिए हैं? अधिगम के पहले नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं, तो इसीलिए बना है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन? थॉर्नडाइक हैं। अब अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है? अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक, थॉर्नडाइक की पुस्तक कौन सी है? शिक्षा मनोविज्ञान। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है थॉर्नडाइक की पुस्तक कौन सी है? शिक्षा मनोविज्ञान है। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा थॉर्नडाइक की पुस्तकें पूछी जाती हैं। थॉर्नडाइक की पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये देखिएगा, एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, इसी को शिक्षा मनोविज्ञान बोलते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक हैं, किसकी? थॉर्नडाइक की पुस्तकें हैं। 2 पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक शिक्षा मनोविज्ञान और एनिमल इंटेलिजेंस, ये थॉर्नडाइक की पुस्तक हैं, याद रखिएगा। अब देखते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांतों के अन्य नाम। देखिए इन्होंने सिद्धांतों के नाम दिए हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं सभी। देखिए प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, पहला कौन सा सिद्धांत है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। तीसरा कौन सा सिद्धांत है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है। चौथा है संयोजनवाद का सिद्धांत, और 5वां कौन सा? संबंधवाद का सिद्धांत। देखिएगा अब हम लोग देखते हैं इनको, 2 सिद्धांतों को साथ में याद कीजिए।
दो सिद्धांतों को साथ में, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। देखो जितना प्रयत्न करोगे उतना भूलोगे, जितना प्रयत्न करोगे उतना भूलोगे, जितना प्रयत्न करोगे उतना भूलोगे, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। जितना प्रयास करोगे उतनी त्रुटि करोगे, उतनी गलतियां करोगे, उतनी, ठीक है, जितना प्रयास करोगे उतनी गलतियां करोगे, जितना प्रयास करोगे उतनी त्रुटि करोगे, ठीक है। तो यही देखिएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। और देखिएगा दो इनको साथ में याद कीजिए, ठीक। संयोजनवाद का सिद्धांत, देखो संयोजनवाद का सिद्धांत, इनको भूलोगे नहीं इसे। संयोजनवाद यहाँ भी आ रहा, बाद यहाँ यानी कि संयोजनवाद का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत है, ठीक है। संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ये दो सिद्धांत हैं, ठीक। और सबसे इम्पॉर्टेंट है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, जिसको क्या बोला जाता है, एसआर थ्योरी। इसको बोला जाता है एसआर थ्योरी, ठीक है। इसी को बोला जाता है एसआर थ्योरी, याद रखिएगा, ठीक है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक को यस बोला जाता है, अनुक्रिया को आर बोला जाता है, ठीक। इसी और सिद्धांत को थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। अब देखते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा। देखिएगा क्वेश्चन आता है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। और इसमें अनुक्रियाकर्ता कौन था, बिल्ली है, और उद्दीपक कौन था, मृत मछली। अभी नहीं समझ में आएगा, देखिएगा मैं एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, इतना याद रखिए, ठीक। देखिएगा इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया, कैसे प्रयोग किया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, भूखी बिल्ली को थॉर्नडाइक ने क्या किया, भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया और इस पिंजड़े में एक लीवर लगा था। पिंजड़े के बाहर मृत मछली को थॉर्नडाइक ने रख दिया। बिल्ली अचानक लीवर पर पैर मारती है तो पिंजड़ा खुल जाता है और बिल्ली अपना भोजन प्राप्त करती है। इससे क्या हुआ, बिल्ली को पता चल गया कि इस लीवर पर पैर मारने से खाना मिलता है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है बिल्ली क्या है। तो बिल्ली क्या है, बिल्ली क्या है, यहीं से देखो बिल्ली क्या है, बिल्ली अनुक्रिया करता है। बिल्ली क्या है, बिल्ली अनुक्रिया करता है। और उद्दीपक क्या है, उद्दीपक जो खाना यानी कि मृत मछली, उद्दीपक है मृत मछली, ठीक है। पूछा जाता है बिल्ली क्या है, अनुक्रिया करता है, और मृत मछली क्या है, उद्दीपन है, उद्दीपन है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से दो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इसी पर अभी नहीं समझ में आया तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लिखा हुआ है, जो मैंने अभी बोला था वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिएगा, कई बार बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है। कई बार बिल्ली क्या करती है, पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है। अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त किया, ठीक। यानी कि बिल्ली पिंजड़े में क्या कर रही है, उछल कूद कर रही है, भूखी बिल्ली है, उछल कूद कर रही है। अचानक उछल कूद करने से उसका अचानक से लीवर पर पैर पड़ जाता है। लीवर पर पैर पड़ने से वो खुल जाता है, पिंजरा खुल जाता है। पिंजरे से खुलने से उसको क्या, उसको खाना मिल जाता है, यानी कि उसने लक्ष्य प्राप्त किया। यही यहाँ पे लिखा, अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त किया, यानी कि लक्ष्य प्राप्त किया, खाना प्राप्त किया उसने, ठीक है, ठीक, खाना प्राप्त किया। खाना ही क्या है, उद्दीपक है। और अनुक्रिया कौन है, अनुक्रिया कौन कर रही थी, अनुक्रिया बिल्ली कर रही थी। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्ली क्या है, अनुक्रिया करता है, और उद्दीपक क्या है, मृत मछली है, ठीक, याद रखिएगा। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है तो अनुबंधन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ये पॉइंट देखिएगा। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है तो इसे ही अनुबंधन कहा जाता है। अब आगे देखिएगा, कक्षा में यहाँ से मैंने क्या सीखा, यानी देखिए कक्षा में उपयोगिता, इस सिद्धांत की कक्षा में क्या उपयोगिता होगी, क्लास में क्या इस सिद्धांत के क्यों इसको इसने थॉर्नडाइक ने क्यों लिया इस सिद्धांत को,
बच्चों को सिखाने के लिए तो कुछ लिया है, बच्चों देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कक्षा में उपयोगिता क्या है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए थार्नडाइक के सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, तो उसी उपयोगिता से ही यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखिएगा बच्चों से क्या लिखा है, बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। देखिए इनके सिद्धांत में आया था बार बार प्रयास करवाना चाहिए। देखिए प्रयास एवं भूल का सिद्धांत आया था, ठीक है। यहाँ भी प्रयत्न का सिद्धांत, प्रयास का सिद्धांत क्या है, तो बार बार, यानी कि जितना बार बार प्रयास कराओगे उतना ही बच्चा सीखेगा, ठीक है। ये इसीलिए यहाँ पे इस सिद्धांत का यहाँ पर यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पे इस सिद्धांत को दिया गया है, बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की त्रुटि संभव हो जाती है। बच्चे त्रुटियां करेंगे तो सीख ही जाएंगे, ठीक है, तो बच्चों की त्रुटि संभव हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। शुद्ध उच्चारण बालक है जो इस सिद्धांत से ही सीखता है। अगला पॉइंट देखिएगा थार्नडाइक का सिद्धांत बहुत धीमी गति से चलता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिएगा थार्नडाइक का सिद्धांत क्या है, बहुत धीमी गति से चलता है। थार्नडाइक का सिद्धांत में सीख तो जाता है बच्चा, लेकिन बहुत धीरे धीरे सीखता है, बहुत धीमी गति से सीख पाता है। यानी कि बच्चा कोई भी काम करेगा, बार बार क्रिया करेगा, फिर गलत करेगा, फिर सही, फिर यानी कि बहुत वक्त लगता है। इनके सिद्धांत से क्या होता है, बहुत समय लगता है। अब आगे देखते हैं, सिद्धांत थार्नडाइक के नियम। जो थार्नडाइक के नियम हैं ये यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। इनके थार्नडाइक के मुख्य नियम कई बार एग्जामों में, कई बार क्या हर बार में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। थार्नडाइक के मुख्य कितने नियम है, 3 नियम है, और गौण नियम कितने, 5 नियम है। तो हम इन मुख्य जो नियम हैं 3, इन नियमों को डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है, और इनकी परिभाषा पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या है देखिएगा कौन कौन से हैं, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, और अभ्यास का नियम है। पहला पढ़ते हैं अभ्यास का नियम। देखिएगा इन्हीं के थार्नडाइक के मुख्य नियम को प्राथमिक नियम भी कहा जाता है। इनके ये मुख्य नियम है, इनको प्राथमिक नियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा हेडिंग डालिएगा अभ्यास का नियम। पहला हेडिंग डालिएगा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम देखिए यहाँ से इनके नाम से ही लग रहा है अभ्यास, बार बार, यानी कि अभ्यास मतलब बार बार अभ्यास करोगे तो क्या सीख जाओगे। देखिएगा थार्नडाइक के नियम के अनुसार किसी कार्य को बार बार, क्या लिखा है, किसी कार्य को बार बार करने या दोहराने से वह उसे जल्दी सीख लेता है या याद कर लेता है, लेकिन उसे छोड़ देने पर उसे भूल जाता है। यही अभ्यास का सिद्धांत है। थार्नडाइक के नियम के अनुसार किसी कार्य को बार बार करने या दोहराने से वह उसे जल्दी सीख लेता है या याद कर लेता है, लेकिन उसे छोड़ देने पर उसे भूल जाता है। जैसे कोई काम करते रहो तो याद रहेगा, ठीक है, अगर उसको करना छोड़ दिया तो भूल जाओगे। तो यही क्या है, अभ्यास का नियम है। जितना अभ्यास करोगे उतना ही सीख पाओगे। आगे देखिएगा तत्परता का नियम। देखिए तत्पर यानी कि नाम से ही पता चला, तत्पर, हमेशा तत्पर रहना, यानी कि किसी कार्य के करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहना, यही तत्परता का नियम है, ठीक है। जैसे लिखा है देखिएगा थार्नडाइक का यह नियम हमें बताता है कि जब कोई प्राणी किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होता है, किसी भी यानी कि करने के लिए तैयार है, हाँ हम तैयार हैं इस कार्य को करने के लिए, यानी कि बहुत जज्बा है काम करने के लिए, तैयार होता है, या उस कार्य को करने में उसे आनंद आता है, क्या लिखा है, उस कार्य को करने में उसे आनंद आता है, तो उस कार्य को वह जल्दी ही कर लेता है, तथा जिस कार्य को करने में उसे रुचि पूर्ण नहीं लगता, उस कार्य को करने में उसका मन नहीं लगता है। यानी कि जिस कार्य को करने में उसको आनंद आता है तो उस कार्य को वह कर लेता है, जिस कार्य को करने में उसका मन नहीं लगता तो वो क्या कर रहा है, उस कार्य को रुचि नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, ठीक है। यही तत्परता का नियम होता है।
आगे देखिएगा, अगला नियम है प्रभाव का नियम। देखिए प्रभाव का नियम, यहाँ से भी नाम से ही पता चल रहा प्रभाव का नियम क्या होता है। प्रभाव का नियम क्या होता है देखिएगा, थॉर्नडाइक का यह नियम बताता है कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है, यानी कि व्यक्ति को संतोष मिलता है। थॉर्नडाइक के अनुसार यह नियम बताता है जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उस कार्य को क्या करता है, बार बार करता है, तथा जिन कार्यों में असंतोष मिलता है उस कार्य को क्या नहीं करता है। जिस कार्य को असंतोष मिलता है उस कार्य को नहीं करेगा, जिस कार्य को संतोष मिलेगा उस कार्य को बार बार करेगा, जिस कार्य में संतोष नहीं मिलेगा उस कार्य को नहीं करेगा। यही प्रभाव का नियम है। आगे देखते हैं, अब देखिए गौण नियम। गौण नियम कितने, 5 नियम बताए हैं। कौन कौन से नियम है, 5 नियम। पांचों नियम को देख लेते हैं। देखिए नाम से ही पता चल जाएगा, बहु प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, बहु प्रतिक्रिया नियम क्या है देखिएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। देखिएगा बहु प्रतिक्रिया नियम क्या होता है, देखिए बहु प्रतिक्रिया, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, नाम से ही पता चला बहु प्रतिक्रिया, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं। देखिए परिभाषा पढ़िएगा, अभी समझ में आ जाएगा। इस नियम का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। क्या लिखा है, इस नियम का अभिप्राय यह है कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। मैंने क्या बोला था, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करना ही बहुप्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार के तरीके खोजते हैं, यही बहुप्रतिक्रिया का नियम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, अगला कौन सा नियम, मनोवृत्ति का नियम। देखो मनोवृत्ति का नियम, देखिए मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। लॉ ऑफ डिस्पोजिशन क्या होता है, मनोवृत्ति का नियम। देखिएगा इस नियम का यह तात्पर्य है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से कार्य करने के लिए तैयार नहीं है तो हम नहीं उस कार्य को करते हैं। क्या लिखा है इसमें, इस नियम का तात्पर्य यह है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यानी कि हमारी काम करने की अगर इच्छा है तो हम उसी कार्य को ही करेंगे। अगर किसी कार्य को करने की इच्छा नहीं है तो उस कार्य को हम बिल्कुल नहीं करेंगे। उस कार्य को क्या करेंगे, हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो यही क्या है, मनोवृत्ति का नियम है। ठीक है, इस नियम का तात्पर्य यह है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से तैयार नहीं है उस कार्य को करने के लिए तो उस कार्य को हम नहीं करते हैं। ठीक, यही मनोवृत्ति का नियम होता है। अब आगे देखिएगा 3 नंबर पे तीसरा कौन सा है, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम देखिए नाम से ही पता चल रहा है, किसी कार्य को किसी चीज का छोटा यानी कि अंश, किसी भी चीज का अंश। देखिए इस नियम का अनुसरण करके हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे छोटे छोटे अंगों या भागों में विभाजित कर लेते हैं। इस प्रकार विभाजन या कार्य को सरल और सुविधाजनक बना देता है। यही क्या होता है, आंशिक क्रिया का नियम होता है। जिस नियम का अनुसरण करके हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे छोटे छोटे अंगों या भागों में विभाजित कर लेते हैं। इस प्रकार का विभाजन कार्य को सरल और सुविधाजनक बना देता है। यही क्या होता है, आंशिक क्रिया का नियम होता है।
अगला नियम कौन सा है? अगला नियम है आत्मीयकरण का नियम। आत्मीयकरण का नियम क्या होता है इसको देखिएगा, जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है, आत्मीयकरण का ही मतलब क्या होता है? नई समस्या। जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभवों या प्रयत्नों को स्मरण करता है, अपने पूर्व के अनुभवों या प्रयत्नों को स्मरण करता है और उनसे तुलना करता है कि उसके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। यही क्या होता है? आत्मीयकरण का नियम होता है। जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभवों या प्रयत्नों को स्मरण करता है और उनसे तुलना करता है कि उसके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। यही आत्मीयकरण होता है। जैसे आपने कोई रूल सीख लिया, आपको कोई भी रूल सीख लिया, ठीक है, तो अगर कोई समस्या दी जाए, अगर कोई सवाल पूछा जाए तो क्या करोगे? जो रूल आपने सीखा है उसी रूल के अकॉर्डिंग उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करोगे। यही क्या होती है? आत्मीयकरण का नियम होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला नियम कौन सा है? साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या होता है? देखिएगा, साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या होता है? अधिगम के गौण नियम का अंतिम या पांचवा नियम साहचर्य परिवर्तन का नियम है। इस नियम के अंतर्गत प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में किया जाता है। क्या होता है? ये अन्य परिस्थितियों में किया जाता है। अधिगम के गौण या अंतिम या पांचवा नियम साहचर्य परिवर्तन का नियम है। इस नियम के अंतर्गत प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में किया जाता है। जो कोई भी प्राप्त ज्ञान है वो अन्य परिस्थितियों में किया जाता है। यही साहचर्य परिवर्तन का नियम होता है। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन, इस पर हम देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हो सकता है फंस भी सकते हैं, यही इतने से ही। देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है? थॉर्नडाइक पर आधारित क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं? थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया है? किसका किया है? बिल्ली पर प्रयोग किया है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया है? ये बिल्ली पर प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कौन सा सिद्धांत दिया है? बुद्धि को कौन सा सिद्धांत दिया? बहुकारक सिद्धांत दिया, याद रखिएगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कौन सा सिद्धांत दिया है? ये बहुकारक सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? कौन सा सिद्धांत है थॉर्नडाइक का? देखिएगा, गेस्टाल्टवाद तो है नहीं, क्लासिक थ्योरी भी नहीं है, सी ऑप्शन देखिए मनोविश्लेषणवाद, ये भी नहीं है, और डी ऑप्शन है प्रयत्न या भूल का सिद्धांत। ये प्रयत्न या भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक कहा जाता है? किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक कहा जाता है? याद रखिएगा, ये थॉर्नडाइक को पशु मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? सीखने के नियम सबसे पहले किसने दिए हैं? याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। किसने? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि एसआर थ्योरी किसने दी है? एसआर थ्योरी किसने दी है? ये थॉर्नडाइक ने दी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एसआर थ्योरी का किसने दी है? ये थॉर्नडाइक ने दी है। अधिगम का बंद सिद्धांत किसने दिया है? क्वेश्चन आता है, अधिगम का बंद सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। रखिएगा, किसने? थॉर्नडाइक ने दिया है अधिगम का बंद सिद्धांत। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो और बचा हुआ थ्योरी का, ठीक है।
पूरी थ्योरी सीडीपी की कंप्लीट हो जाएगी। 5 क्लासों में सीडीपी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। छठी क्लास आएगी, एमसीक्यू होंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे छठी क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो पढ़ा दिया, मैंने कहीं भी नहीं कहा कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक, कहीं भी नहीं बोला है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।